सोचिए, एक तरफ है करोड़ों का मालिक जो अपनी गर्दन के नीचे का शरीर हिला भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ है सड़क का एक आवारा लड़का जो अभी अभी जेल से छूट कर आया है। क्या होगा जब ये दो अलग दुनिया के लोग एक छत के नीचे रहेंगे? क्या ये मजबूरी होगी या एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? कहानी की शुरुआत होती है जब वो एक अरबती के घर इंटरव्यू देने के लिए आता है, लेकिन लाइन में आगे खड़े लोगों का इंतजार करने के बजाय वो सीधे बीच में घुस जाता है। अंदर जाने के बाद उसकी चाल में एक अलग ही बेपरवाही थी, जैसे उसे अपनी इज्जत की रत्ती भर भी परवाह न हो। मेज के पास आकर उसने एक कागज पटका और उनसे उस पर साइन करने को कहा। उसने साफ साफ कह दिया कि उसे ये नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि उनका रिजेक्शन यानी इनकार चाहिए, क्योंकि अगर उसे 3 बार रिजेक्शन मिलेगा तभी उसे सरकार से बेरोजगारी का पैसा मिल पाएगा। हालांकि जो कानूनी काम था वो तो पूरा करना ही था। वो चाहता था कि वे जल्दी से साइन करें ताकि वो वहां से निकल सके। ड्रिस ने मालिक का जरा भी सम्मान नहीं किया, लेकिन उसका ये जिद्दी और अक्खड़ रवैया फिलिप को दिलचस्प लगा। फिलिप ने उससे पूछा, क्या तुम्हें बेरोजगारी के पैसों के अलावा इस काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? ड्रिस की बातों ने फिलिप को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया, और इसी हंसी ने फिलिप को यकीन दिला दिया कि ड्रिस ही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहा था। क्योंकि वो इंटरव्यू देने आए बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। बाकी लोग भले ही बहुत पढ़े लिखे और प्रोफेशनल थे और हर सवाल का जवाब रटाटाया दे रहे थे, लेकिन वे सब एक ही जैसे और बोरिंग लग रहे थे। फिलिप की नज़र में वे सब रोबोट जैसे थे। लेकिन ड्रिस का ये अंदाज फिलिप ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसे तुरंत मना नहीं किया, बल्कि कहा कि कल सुबह आकर अपना कागज ले जाना। इसके बाद ड्रिस अपने घर लौटा। वो बस नहाना चाहता था, लेकिन उसके छोटे भाई बहन इतना शोर मचा रहे थे कि उसे चैन नहीं मिला। ड्रिस का परिवार बहुत गरीब है और वे पेरिस की एक तंग बस्ती में रहते हैं। एक छोटे से घर में 7-8 बच्चे भरे हुए हैं, जिससे वहां सांस लेना भी मुश्किल लगता है। इससे भी बुरा तब होता है जब वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे लगता है कि उसका छोटा भाई किसी गैंग के चक्कर में पड़ गया है। लेकिन वो मन ही मन जानता है कि उसे अपने भाई को समझाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी अभी जेल से छूट कर आया है। रात को जब उसकी माँ काम से थक हार कर घर लौटती है तो 6 महीने से गायब अपने बेटे को देखकर कुछ नहीं कहती। ड्रिस अपनी जेब से एक कीमती सजावटी अंडा निकालता है जो उसने फिलिप के घर से चुराया था और माँ को देता है। लेकिन ये चीज न तो घर का किराया भर सकती है और न ही पेट भर सकती है। माँ पूछती है कि वो 6 महीने कहाँ था। वो झूठ बोलता है कि वो छुट्टियों पर गया था, लेकिन पड़ोसियों की बातों से माँ को सच्चाई का अंदाजा हो चुका था। माँ उससे पूरी तरह निराश हो चुकी है। वो बिना किसी भाव के कहती है, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं देखना चाहती। अपनी चाबियां यही रख दो, समझ गए? जाओ, बस चले जाओ। ड्रिस सड़क पर आ जाता है और अपने पुराने आवारा दोस्तों के साथ वक्त बिताता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी और ठंडी होती जाती है, सड़क से भीड़ कम होने लगती है। सुबह होने तक ड्रिस ठंड से कांप रहा होता है। उसने फैसला किया कि वो जाएगा और वो कागज लेकर आएगा। फिलिप के आलीशान घर जाने के लिए वो मेट्रो में बैठता है, जहां उसे आखिरकार थोड़ी देर आंख मूंदने का सुकून मिलता है। इसके बाद वो फिलिप के घर पहुंचता है। उसका इरादा बस कागज लेकर निकलने का था, लेकिन नौकर ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। फिर उसने उसे पूरा घर दिखाया ताकि वो माहौल को समझ सके। उसने बताया कि रोज सुबह 7 बजे उसे नर्स के साथ काम करना होगा। उसने ये भी कहा कि ज्यादातर लोग यहाँ एक हफ्ता भी नहीं टिक पाते। यहाँ का एक कमरा ही ड्रिस के पूरे घर से बड़ा है। बाथरूम तो इतना शानदार है कि उसमें एक बहुत बड़ा बाथटब भी है। ड्रिस फिलिप के कमरे में जाता है। शरीर काम न करने की वजह से फिलिप को रोज मालिश की जरूरत होती है। फिलिप उसे बताता है कि फाइल पर साइन हो चुके हैं और वो लिफाफा मेज पर है। ड्रिस उसे लेकर जाने ही वाला होता है कि फिलिप अचानक पूछता है, तुम्हें दूसरों के टुकड़ों पर जीने के बारे में क्या लगता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम कुछ पाबंदियों के साथ रोज समय पर काम करना चाहोगे? चूंकि ड्रिस के पास रहने को घर नहीं था, इसलिए वो वहीं रुक गया। हालांकि ट्रेनिंग के पहले ही दिन वो सोफे पर सो गया। जब फिलिप को व्हील चेयर पर बिठाने की बारी आई तो ड्रिस को लगा ये तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन फिलिप लगभग गिरते गिरते बचा। बाल धोते समय वो हैरान था कि शैम्पू से झाग क्यों नहीं बन रहा, जबकि पैरों की क्रीम से बहुत झाग बन रहा था। ड्रिस ने अपनी गलती को ये कहकर टाल दिया कि यहाँ बहुत तरह की बोतलें हैं, एक ही बोतल क्यों नहीं इस्तेमाल करते जिससे सारे काम हो जाएं?
कपड़े पहनाने के वक्त मार्सेल एक स्किन कलर के मोजे ले आया। फिलिप को पैरों में खून का दौरा बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत थी, लेकिन ड्रेस अंदर से बहुत हिचकिचा रहा था। वो किसी भी हाल में उसे वो नहीं पहनाना चाहता था, लेकिन आखिरकार ड्रेस ने बड़ी सावधानी से उसे वो टाइट मोजे पहना ही दिए और आसानी के लिए उसने फिलिप के पैर अपने कंधे पर रख लिए। इसके बाद ड्रेस ने पास पड़े सफेद दस्ताने उठाए और पूछा, फिलिप, इनका क्या करना है? फिलिप ने उसे रुकने को कहा क्योंकि वो अभी तैयार नहीं था। दरअसल फिलिप के लकवे की वजह से वो खुद टॉयलेट नहीं जा सकता था और देखभाल करने वाले के तौर पर ड्रेस को दस्ताने पहनकर उसकी सफाई करनी थी। जब ड्रेस को यह समझ आया तो उसने बार बार मना किया। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। मैं किसी अजनबी का तो क्या, किसी जानकार का भी ये काम नहीं करूंगा। इस एक घटना को छोड़कर ये नौकरी उतनी बुरी भी नहीं थी। कभी कभी वो फिलिप की खूबसूरत सेक्रेटरी को चोरी छिपे देख लेता और मालिश करते वक्त एक हाथ से फोन भी चला लेता। फिलिप को भी धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। एक बार पानी डालते समय ड्रेस ने गलती से गर्म पानी फिलिप के पैर पर गिरा दिया। जब फिलिप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने केतली उठाकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आपको सच में कुछ महसूस नहीं होता? ये तो नामुमकिन है। नर्सिंग के अलावा ड्रेस को उसका दाहिना हाथ भी बनना था। जो चिट्ठियां आती उन्हें खोलना, फिलिप के पढ़ने के बाद उन्हें फाइलों में लगाना, खाना खाते वक्त भी ड्रेस को निवाला उसके मुंह तक ले जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी आती, ड्रेस का ध्यान भटक जाता और उसकी नजरें उसी पर टिक जाती। रात को फिलिप का फोन बजा। ड्रेस ने आदत के मुताबिक फोन उठाकर उसे पकड़ा दिया। फिलिप मुड़कर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। सॉरी। एक दिन ड्रेस बाथटब में नहाने में इतना मगन हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। फिलिप ने मॉनिटर फोन पर उसे कई बार बुलाया, लेकिन हेडफोन की वजह से ड्रेस को सुनाई नहीं दिया। जब नौकर कमरे में आया तब ड्रेस को होश आया कि 9 बज चुके हैं। फिर भी वो बिना किसी जल्दी के उससे कहता है कि मेरे लिए एक कॉफी बना दो। नौकर ने उसे समझाया कि मॉनिटर फोन हमेशा साथ रखना चाहिए। तभी अनजाने में नौकर ने ड्रेस के बैग में कुछ देख लिया, एक डंडा और एक चाकू। उसे शक हो गया कि ड्रेस ने कुछ बातें छुपाई है। चूंकि फिलिप हमेशा व्हीलचेयर पर रहता है, इसलिए हर बार बाहर जाने के लिए उसे एक वैन में पीछे बैठना पड़ता था। लेकिन ड्रेस ने कह दिया कि वो फिलिप को घोड़े की तरह पीछे नहीं लादने वाला। उसने देखा कि पास में एक ढकी हुई कार है। कवर हटाया तो वो एक मासेराती थी। उस कार की आवाज सुनकर ड्रेस खुश हो गया। इतनी अच्छी कार है और उसे चलाते नहीं, ये तो जुल्म है। उसने आंगन में ही कार का ऐसा घुमावदार कट मारा कि फिलिप को फिर से रफ्तार का मजा याद आ गया। लेकिन जैसे ही गेट पर पहुंचा, एक प्राइवेट कार ने रास्ता रोक रखा था। फिलिप ने कहा कि ये पड़ोसी की कार है। ये सुनते ही ड्रेस सीधा उतरा और उस आदमी के पास गया। उसका तरीका थोड़ा मारधाड़ वाला था, लेकिन काम कर गया। फिलिप एक पेंटिंग को पूरे 1 घंटे से घूरे जा रहा था। उसे उस पेंटिंग में से एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो रही थी, जबकि ड्रेस को लग रहा था कि सफेद कपड़े पर बस किसी ने खून का धब्बा लगा दिया है। उसने मजाक में पूछा कि ये चीज कितने की है। बाद में ड्रेस ने पूछा, क्या तुम सच में इस पेंटिंग के लिए 30,000 यूरो खर्च करोगे? मुझे बस 50 यूरो दो, मैं दुकान से सामान लाकर ऐसी कितनी भी पेंटिंग बना दूंगा। फिलिप ने कहा, मजाक मत करो, मुझे एक चॉकलेट दो। ड्रेस ने फिर मजाक किया, हाथ नहीं तो चॉकलेट नहीं। तभी वो लड़की कीमत पक्की करके वापस आई और बताया कि वो गलत थी। पेंटिंग दरअसल 41,500 यूरो की है। ठीक है। दोपहर में फिलिप का एक दोस्त मिलने आया। नौकर ने उसे ड्रेस के बैग में मिले हथियारों के बारे में बता दिया था। दोस्त ने जांच करवाई और पता चला कि 6 महीने पहले ड्रेस ने एक ज्वेलरी की दुकान लूटी थी और जेल गया था। उसने कहा कि ऐसे लोगों में दया नाम की चीज नहीं होती और न ही उसके पास नर्सिंग का कोई तजुर्बा है। उसने फिलिप को सलाह दी कि हर किसी को घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिलिप ने कहा, यही तो मुझे उसमें पसंद है, उसमें दया नहीं है। वो अक्सर भूल जाता है कि मैं अपाहिज हूं और मुझे फोन पकड़ा देता है। वो मुझे बाकी नर्सों की तरह हर पल मेरी लाचारी का एहसास नहीं कराता। वो मुझे एक सामान्य इंसान समझता है। यही मुझे पसंद है। ड्रेस ने सेक्रेटरी मैगी को रोका और कहा कि उसे कुछ दिखाना है। वो उसे कमरे में ले गया और अपना बड़ा बाथटब दिखाने लगा। मैगी को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानना चाहती थी कि ड्रेस क्या करने वाला है। ड्रेस ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। वो तुरंत कपड़े उतारने लगा। देर रात फिलिप के फोन की घंटी ने सोए हुए ड्रेस को जगा दिया। फोन पर फिलिप जोर जोर से हाँफ रहा था।
ड्रिस ने पहले तो फोन फेंक दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन फिलिप की आवाज सुनकर उसे चैन नहीं मिला और वह देखने गया। कमरे में जाकर उसे एहसास हुआ कि हालत खराब है। फिलिप पसीने से तरबतर था और दर्द से कराह रहा था। उसमें बोलने की भी ताकत नहीं थी। ड्रिस ने तुरंत बाथरूम से ठंडे पानी का तौलिया लाकर उसके चेहरे पर रखा। उसकी मदद से फिलिप की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गई। इस पल फिलिप के दोस्त की वो बात गलत साबित हो गई कि ड्रिस में दया नहीं है। वो फिलिप की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। फिलिप के सोने के बाद भी वो उसके पास बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिलिप फिर से घुटन महसूस करने लगा और बार बार हवा बोल रहा था। ड्रिस समझ गया। उसने उसे व्हील चेयर पर बिठाया, एक कंबल लपेटा और सुबह 4 बजे पेरिस की सड़कों पर ले गया। बहुत समय से पेरिस को ऐसे शांत नहीं देखा। फिलिप को ताजी हवा से आराम मिला। उसने बताया कि ये दवाइयों के असर की वजह से है। डॉक्टर इसे फैंटम पेन कहते हैं। उसे लगता है जैसे वो उबलते तेल में पड़ी एक जमी हुई गोश्त का टुकड़ा है। महसूस कुछ नहीं होता, लेकिन दर्द पूरा होता है। ड्रिस को लगा कुछ तो होगा जो इसे कम कर सके। फिलिप ने कहा कि गर्दन के नीचे सब सुन्न है, लेकिन कानों से उसे अब भी मजा आ सकता है। ड्रिस ये सुनकर हैरान रह गया और इस पर भी मजाक करने लगा। तभी फिलिप को फिर दर्द उठा। ड्रिस ने सिगरेट जलाई और उसे ऑफर की, शायद इससे आराम मिले। फिलिप ने जिंदगी में पहली बार ये नशा किया था। 2 कश लगाने के बाद उसे और पीने का मन हुआ। इसके बाद वे एक रेस्टोरेंट गए और बातें करने लगे। बातों बातों में फिलिप ने अपना दिल खोल दिया और अपनी गुजरी हुई पत्नी के बारे में बताया। वे कॉलेज में मिले थे। वो बहुत सुंदर और समझदार थी। उनकी प्रेम कहानी कमाल की थी, लेकिन लगातार 5 बार बच्चा गिर जाने की वजह से वो मां नहीं बन सकी। आखिरकार उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। फिलिप को एडवेंचर पसंद था और पैराग्लाइडिंग से उसे वो सब मिलता था। ऊंचाई पर उड़ना और ऊपर से दुनिया को देखना। खराब मौसम में कूदना मना था, लेकिन शायद अपनी पत्नी के दर्द को समझने के लिए वो फिर भी कूदा। नतीजा ये हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब सिर्फ सिर हिल सकता है, लेकिन उसके लिए असली दर्द व्हीलचेयर पर बैठना नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी के बिना जीना था। आज ड्रिस का ट्रायल खत्म हो गया था, तो अब मेरा वो कीमती अंडा वापस कर दो। वो कीमती अंडा उसकी पत्नी ने उसे दिया था। हर साल वो उसे एक अंडा देती थी। कुल 25 अंडे थे, जो उनके साथ के सालों की निशानी थे। लेकिन ड्रिस ने साफ मना कर दिया कि उसने वो नहीं लिया। अगले दिन ड्रिस ने अपने भाई को वो अंडा ढूंढने को कहा, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि उसने नहीं देखा। और बुरा तब हुआ जब उसे पता चला कि उसका छोटा भाई पुलिस स्टेशन में है। ड्रिस ने मां से छुपाकर उसे जमानत पर छुड़ाया, लेकिन भाई घर जाने को तैयार नहीं था। वो गैंग के साथ ही रहना चाहता था। फिलिप का एक खत मित्र था, जिससे वो 6 महीने से खतों के जरिए बात कर रहा था। वो बोलता था और मैगी लिखती थी। ड्रिस ने पूछा, क्या वो सुंदर है? फिलिप ने कहा उसे नहीं पता, और ये जरूरी भी नहीं है। उसे बस रूह से रूह का जुड़ाव चाहिए। ड्रिस ने कहा, ये सब ठीक है, लेकिन अगर वो बदसूरत निकली तो? फिर तो रूह का डायनासोर से मिलन हो जाएगा। ड्रिस ने कहा कि उसे फोन करना चाहिए। फिलिप ने कहा कि वो खत के अलावा कुछ नहीं करेगा। ड्रिस समझ गया कि अपनी अपाहिज हालत की वजह से उसमें हीन भावना आ गई है। उसने तय किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने खत उठाया और देखा कि उस पर फोन नंबर लिखा है। यह साफ इशारा है कि वो बात करना चाहती है। ड्रिस ने फिलिप के मना करने के बावजूद नंबर मिला दिया और फोन फिलिप के कान पर लगा दिया। फिलिप, बात करो। इसके बाद जैसे फिलिप के लिए नई दुनिया खुल गई। अब वे अक्सर फोन पर बातें करने लगे। ड्रिस ने पूछा, कैसा चल रहा है? फिलिप ने कहा, खबर अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी ये कि उसका वजन 53 किलो है। बुरी ये कि वो मेरी फोटो देखना चाहती है। फिलिप डरा हुआ था कि अगर उसे पता चला कि वो लकवाग्रस्त है तो क्या वो बात करेगी। ड्रिस ने कहा, यह जरूरी नहीं है। आजकल औरतें पैसा और सुरक्षा देखती है। ड्रिस ने एक फोटो ढूंढी जिसमें व्हीलचेयर नहीं दिख रही थी, लेकिन वो थोड़ी अजीब लग रही थी। हालांकि फिलिप हैंडसम दिख रहा था। फिलिप मान गया, लेकिन जब खत भेजने की बारी आई तो उसने चुपके से फोटो बदल दी और अपनी एक्सीडेंट से पहले वाली फोटो लिफाफे में डाल दी। उसने कहा कि इसे कोई देखे नहीं, लेकिन फोटो बदलते ही ड्रिस कमरे में धमका। उसने फिलिप से कहा, तुम्हें अपनी बेटी को संभालना चाहिए। दरअसल जब वो पेंटिंग बना रहा था तो फिलिप की बेटी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई थी। उसने न सिर्फ उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसे नीची नजरों से देखा। उसका ये घमंडी रवैया ड्रिस को बर्दाश्त नहीं हुआ। ड्रिस ने पूछा,
क्या मैं आपके हाथ पैर नहीं हूं? फिलिप अपनी बेटी के पास गया और कहा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उस इंसान की बेइज्जती करो जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। इसके बाद के दिनों में ड्रिस को इस काम से प्यार होने लगा। वो नर्सिंग में भी माहिर हो गया। वे अब मालिक नौकर नहीं, बल्कि पुराने दोस्तों जैसे लगते थे। ड्रिस ने वो दस्ताने वाला काम भी करना शुरू कर दिया जिससे उसे नफरत थी। फिलिप ने उसे एक सूट खरीद कर दिया। वे बर्फ में खेलने गए, जहां फिलिप को सिर्फ मार खानी पड़ी क्योंकि उसकी व्हीलचेयर भाग नहीं सकती थी। इसलिए ड्रिस ने उसकी व्हीलचेयर में इंजन लगा दिया। अब उसकी स्पीड बढ़ गई थी और वो रेस भी लगा सकता था। ड्रिस उसे मसाज पार्लर ले गया, जहां फिलिप को बहुत मजा आया। उसके बाद उसने फिलिप के कान में भी अपनी तरह बाली पहनवा दी। ड्रिस ने कहा, अब तुम आर्टिस्टिक लग रहे हो। आज फिलिप का जन्मदिन था। उसकी सेक्रेटरी हर साल सभी रिश्तेदारों को पार्टी देती थी। फिलिप जानता था कि वे लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि वो अभी तक जिंदा है या नहीं, पर वो फिर भी खुश होने का नाटक करता था। बीच में उसने अपने दोस्त को कमरे में बुलाया और ड्रिस की बनाई हुई पेंटिंग दिखाई। उसने ड्रिस को एक महान आर्टिस्ट बताया और कहा कि इसकी प्रदर्शनी बर्लिन में होने वाली है। दोस्त उसकी बातों में आ गया। दूसरी तरफ ड्रिस कमरे में जा रहा था कि उसे फिलिप की बेटी के रोने की आवाज आई। एलिसा ने उसे जाने को कहा, लेकिन ड्रिस जानना चाहता था क्या हुआ। उसने टेबल पर दवाइयां देखी और समझ गया कि वो सुसाइड की कोशिश कर रही है। उसने हंसते हुए कहा, इनसे तुम मरोगी नहीं, बस 3 महीने तक टॉयलेट नहीं जा पाओगी। पूछने पर एलिसा ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है और उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। एलिसा को ख्याल आया कि वो ड्रिस को पैसे देकर बॉयफ्रेंड को पिटवा सकती है। ड्रिस ने कहा वो बच्चों के मामलों में नहीं पड़ता। पार्टी खत्म होने वाली थी। फिलिप ने बैंड को रुकने को कहा। उसने ड्रिस को अपना पसंदीदा क्लासिकल संगीत सुनाया। उसके बाद ड्रिस की बारी थी। उसने अपना पॉप संगीत चलाया और हॉल के बीचों बीच नाचने लगा। उसका जोश देखकर बाकी सब भी नाचने लगे। फिलिप उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये उसके सबसे यादगार जन्मदिनों में से एक था। रात को ड्रिस ने उसे गिफ्ट दिया। उसकी खतमित्र ने अपनी फोटो भेजी थी। फिलिप ने मजाक में कहा, यह डायनासोर नहीं है। साथ में एक नोट था कि वो अगले हफ्ते पेरिस आ रही है और उसे कॉल करे। नोट के आखिर में 3 डॉट्स थे। ड्रिस ने बताया, इन 3 डॉट्स का मतलब है कि उसने तुम्हें अपना लिया है। ड्रिस के जाने के बाद फिलिप की हंसी गायब हो गई क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी एक्सीडेंट से पहले वाली फोटो भेजी थी। मिलने वाले दिन फिलिप बहुत तैयार हुआ। उसने कई कपड़े ट्राई किए। उसे डर था कि ड्रिस को सच पता चल जाएगा, इसलिए उसने ड्रिस के बजाय अपनी असिस्टेंट को साथ चलने को कहा। इस दौरान ड्रिस स्कूल पहुंचा और एलिसा के एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया। उसने उसे चेतावनी दी और कहा कि अब एक अच्छे लड़के की तरह जाकर माफी मांगे। फिलिप रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने घबराहट में कई ड्रिंक्स पी ली। ड्रिस अपनी माँ के ऑफिस के नीचे गया। उन्हें काम करते देखता रहा, पर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी फिलिप का फोन आया। उसने पूछा, क्या तुम फ्री हो? घूमने चलोगे? ड्रिस समझ गया कि फिलिप डर के मारे भागना चाहता है। वो तुरंत मान गया। जब फिलिप निकल रहा था तो उसकी खतमित्र वहां पहुंच गई, लेकिन वे एक दूसरे को देखे बिना निकल गए। फिलिप उसे अपने प्राइवेट जेट में ले गया। उसने ड्रिस को एक गिफ्ट दिया, वो पेंटिंग जो ड्रिस ने मजाक में बनाई थी। फिलिप ने उसे 11,000 यूरो में बेच दिया था। फिलिप ने कहा, तुम्हें टैलेंट है, इसे बेकार मत करना। फिर फिलिप उसे पैराग्लाइडिंग कराने ले गया। ड्रिस ने पहले मना किया, लेकिन फिर तैयार हो गया। ये उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। मस्ती करके जब वे देर रात घर लौटे तो नौकर ने बताया कि कोई ड्रिस का इंतजार कर रहा है। वो उसका छोटा भाई था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने गैंग से पंगा ले लिया था, पर वो अकड़ दिखा रहा था। ड्रिस ने अपनी बड़ी बहन को फोन करके बताया कि भाई उसके पास है। उसने उसे समझाया। कमरे में आकर फिलिप ने उसे अपने पास बिठाया और धीरे से उसके भाई के बारे में पूछा। ड्रिस ने अपना दिल खोला। उसने बताया कि उसके असली माँ बाप दरअसल उसके चाचा चाची है। क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए 8 साल की उम्र में उन्होंने ड्रिस को गोद ले लिया था। उसका असली नाम बकारी है। बाद में चाची, जो अब माँ है, उनके अपने बच्चे हो गए। फिर चाचा गुजर गए और माँ ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे होते गए। घर के हालात बहुत खराब है। माँ काम में बिजी रहती है। अब सिर्फ वही उस घर को बचा सकता है, वरना बाकी बच्चे भी इस भाई की तरह बिगड़ जाएंगे। अगले दिन एलिसा का बॉयफ्रेंड माफी मांगने और नाश्ता लेकर आया।
ड्रिस ने अपना सामान पैक किया। मैगी उसे विदा करने आई। ड्रिस को पता चला कि उसे सेक्रेटरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसका कमरा लीक हो रहा था, न कि इसलिए कि वो हैंडसम नहीं था। हॉल में नए नर्सों की भीड़ लगी थी। असिस्टेंट इवोन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक गुंडे को मिस करेगी। जाते जाते इवोन ने ड्रिस को एक फाइल फेंकने को दी। फिलिप उसे जाते हुए देख रहा था। बहुत उदास था। उसने सिर्फ एक अनोखा केयरटेकर नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त खो दिया था। गेट पर फिर किसी ने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। इस बार ड्रिस ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि प्यार से समझाया कि यहां पार्किंग मना है। फाइल फेंकते वक्त ड्रिस को वो फोटो मिली जो फिलिप ने कभी नहीं भेजी थी। अब उसे समझ आया कि फिलिप उस दिन क्यों भाग गया था। शाम को ड्रिस अपने भाई के साथ स्टेशन पर मां का इंतजार कर रहा था। उसने मां के हाथ से भारी थैला लिया। ये सिर्फ थैला नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारी थी। फिलिप को नया नर्स मिल गया, लेकिन अब वो हंसता नहीं था। नर्स की सफेद यूनिफॉर्म और सख्त बर्ताव उसे हर पल याद दिलाते थे कि वो एक मरीज है। फिलिप ने खाना भी छोड़ दिया। ड्रिस ने अपने भाई को गैंग से अलग किया और सही रास्ते पर लाया। फिलिप से सीखी आर्ट की समझ और अपनी बातों के जादू से उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। रात को दवाइयों के साइड इफेक्ट ने फिलिप को फिर तोड़ दिया। नर्स ने मदद करनी चाहिए, लेकिन फिलिप ने उसे चिल्लाकर बाहर निकाल दिया। मजबूर होकर इवोन ने ड्रिस को वापस बुलाया। सिर्फ वही फिलिप को ठीक कर सकता था। गार्डन में ड्रिस ने फिलिप को देखा। बहुत दिनों बाद मिले, लेकिन दोस्ती वैसी ही थी। ड्रिस उसे कार में बिठाकर बाहर ले गया। फिलिप बहुत उदास था। ड्रिस ने रेस दी और कहा, चलो तुम्हारी पुरानी रफ्तार वापस लाते हैं। लेकिन उनकी तेज रफ्तार पुलिस की नजर में आ गई। ड्रिस डरा नहीं, बल्कि फिलिप से शर्त लगाई, देखना मैं उन्हें पीछे छोड़ दूंगा। फिलिप को मजा आने लगा। टनल पार करते ही पुलिस पीछे छूट गई। फिलिप ने तारीफ की, लेकिन आगे दूसरी पुलिस ने रास्ता रोक लिया। ड्रिस ने फिर शर्त बढ़ाई, शर्त लगा लो, पुलिस हमें रास्ता साफ करके ले जाएगी। ड्रिस को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, मैं मजे के लिए नहीं भाग रहा था। ये बीमार है, इसे अस्पताल ले जाना है, इसे दौरा पड़ रहा है। पीछे फिलिप ने ऐसा नाटक किया कि पुलिस वाले घबरा गए। उन्होंने न सिर्फ उन्हें छोड़ा, बल्कि अस्पताल तक रास्ता साफ करके ले गए। जैसे ही पुलिस गई, दोनों खूब हंसे। रात भर घूमने के बाद वे समुद्र किनारे एक जगह पहुंचे। फिलिप के चेहरे की हंसी वापस आ गई थी। ड्रिस ने उसकी दाढ़ी काटी, लेकिन फिर मजाक शुरू कर दिया। कभी हिटलर वाली मूंछें, कभी कुछ और। फिलिप थोड़ा चिढ़ा, लेकिन ड्रिस ने उसे फिर हंसा दिया। अंत में ड्रिस उसे समुद्र किनारे एक रेस्टोरेंट में ले गया, लेकिन उसने कहा कि वो उसके साथ खाना नहीं खाएगा। फिलिप हैरान था, उसे समझ नहीं आया। ड्रिस ने उसकी व्हीलचेयर का रिमोट निकाल लिया ताकि वो हिल न सके। फिलिप बस देखता रह गया। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ गई। वहां उसकी खतमित्र बैठी थी। ड्रिस ने ये सब प्लान किया था ताकि वो अपनी डर का सामना कर सके। खिड़की के बाहर से ड्रिस ने उसे देखकर एक प्यारी मुस्कान दी और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये थी द इंचबल्स की कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें वो इंसान उस अंधेरे से बाहर निकालता है जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती। ड्रिस ने फिलिप को सिर्फ व्हीलचेयर पर जिंदा नहीं रखा, बल्कि उसे दोबारा जीना सिखाया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।